लास्ट क्लास में हमने जो हमारी ओरिएंटेशन थी, उस ओरिएंटेशन में हमने डिस्कस करा सब्जेक्ट को और डिस्कस करा अप्रोच को। जब हम अप्रोच को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं यार हमारे पास दो चीज़ें हैं, लेक्चर्स एंड सेल्फ स्टडी। जो लेक्चर का था हमारे पास, उसमें मैंने आपके साथ एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट प्लान जो है वो आपके साथ बैठ के डिस्कस किया। और फिर जो अगला एलिमेंट था सेल्फ स्टडी, मैंने कहा यार वो भी हम मिल के करेंगे और इसके लिए हमारे पास हर वीक में हमारे पास रिवीजन, Q&A, मॉक और क्विज, ये हम कवर करेंगे। ऐसा ही है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, जब हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे तो सब्जेक्ट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, बी लॉ एंड सी लॉ। ऐसा ही है भाई। अच्छा बच्चों, बस मेरी छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, किसी चीज़ से एग्री करो, डिसएग्री करो, समझ आए ना समझ आए, बस यस नो अगर मुझे कर दो तो फ़ायदा हो जाएगा मेरा थोड़ा। सही है। अच्छा, अभी मैंने DSR की क्लास ली, आपस से बहुत से स्टूडेंट DSR के भी होंगे, और उसमें मैंने आपके साथ अभी DSR को पौना घंटा डिस्कस किया। क्या कुछ क्लैरिटी आई कि DSR का सब्जेक्ट है क्या, और कुछ एक लिंकिंग और एक फ्रेमवर्क समझ आया कि वो चीज़ें जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिल जाएगी बच्चों। ऐसे सेम चीज़ व्हाट इफ़ कि अगर मैं आज की क्लास में अगले 45 मिनट में आपको कुछ 4 से कुछ एक वर्ड से अगर मैं आपको पूरा बी लॉ और सी लॉ एक्सप्लेन कर दूं और आपस में कनेक्ट कर दूं, ये अच्छा हो जाएगा। आपको पूरा आज की क्लास में बैठ के बी लॉ और सी लॉ का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। आपको पता होगा आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा आप आगे क्या पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि यार क्या कहते हैं ये पूरा सब्जेक्ट है क्या। अगर अगले 45 मिनट देते हो तो मैं इस पूरे सब्जेक्ट का आपको एक ज़बरदस्त ओवरव्यू दे दूँगा बच्चों। आज की क्लास में हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्ड को पढ़ना है, और इस एक वर्ड को पढ़ने से पहले हमें जो है ये 5 से 6 जो लाइनें आ रही हैं सिर्फ उसको कंप्लीट करना है। बड़ी आसान लाइनें हैं, और जहां हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। और इसी वर्ड से मैं आपको बी लॉ और सी लॉ दोनों कवर करा दूंगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और उसको अगर ये समझ आ जाएगा तो मैं आपको पूरा बी लॉ और सी लॉ कनेक्ट करा दूंगा। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ऑफ़र। सही है, एक बंदा ऑफ़र देगा, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा, और जब एक बंदा ऑफ़र देगा, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये हमारे पास कहलाएगा प्रॉमिस। जब प्रॉमिस में आप 1 चम्मच डाल दें कंसीडरेशन, तो ये आपके पास कहलाएगा एग्रीमेंट। और जब एग्रीमेंट में आप 1 डंडा डाल दें इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा तो कल को, सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कल को अगर आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आर्बिट्रेशन में कहीं पे भी जाते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से। इसका मतलब ये है, अगर आप काजी के पास कोई मैटर लेके जाते हैं और आप काजी को कहते हैं कि सर जी, जज साहब, मैंने इस बंदे को ऑफ़र करी थी, इसने एक्सेप्ट कर दी थी, और हमारी जो बीच में कंसिडरेशन थी वो ये डिसाइड थी, और जो भी लॉ के लवाजमात हैं वो सारे के सारे पूरे हो गए थे। अब ये बंदा अपनी गाड़ी मुझे नहीं बेच रहा, या मैं जो उसको गाड़ी दे रहा हूँ तो ये मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो जब आप कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट के पास कोई ना कोई लॉ की किताब होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगी। दैट किताब इज कॉल्ड बच्चों क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेरे बच्चों आपने जवाब देना है, बस आगे चीज़ें बड़ी आसान है। सही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरी चीज़ को देखूं तो इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि ये जो ऑफ़र है इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या मैं अपने आप को ऑफ़र दे सकता हूँ? क्या ऑफ़र जेनेरिक हो सकती है? यार मैं सोच रहा हूँ गाड़ी बेच दूँ, या मैं सामने वाले को कहूँ कि यार मैं जो है अपनी एक गाड़ी तुम्हें बेचना चाहता हूँ, और सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, और मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं, तो क्या ऑफ़र जेनेरिक हो सकती है? अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर ऑफ़र जेनेरिक होगी, और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? जेनेरिक कंडीशन, ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? ये चीज़ लिखी हुई है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो अगर तो क्या काजी साहब या हाई कोर्ट का जज क्या डिसीजन ले सकता है कि भाई नहीं गाड़ी बेचो या गाड़ी ना बेचो?
क्या कोर्ट के पास जब ये मैटर जाएगा तो कोर्ट क्या इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकता है? जब कोर्ट इस चीज़ को रिजॉल्व कर ही नहीं सकता, जब कोर्ट इस चीज़ को रिजॉल्व कर ही नहीं सकता, कोर्ट कहेगा भाई आपने डिसाइड की थी कौन सी वाली गाड़ी, वो कहते हैं नहीं मुझे तो डिसाइड नहीं की थी, तो कोर्ट कहता है फिर तो ये ऑफर ही नहीं है, और जब ये ऑफर है ही नहीं तो आपने जो एक्सेप्टेंस करी है उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर एक्सेप्टेंस कर भी ली है और जब वो ऑफर की कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा तो कोई प्रॉमिस है ही नहीं। जब प्रॉमिस ही नहीं है तो इसका मतलब है एग्रीमेंट ही नहीं है, और जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब है मैं इसको इन्फोर्स करा ही नहीं सकता, और जब मैं इसको इन्फोर्स करा ही नहीं सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दायरे में फॉल ही नहीं करता। देयरफॉर मैं इस केस को डिसमिस करता हूं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं इस केस को क्या करता हूं मेरे बच्चों, मैं इस केस को डिसमिस करता हूं। सही है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ऑफर होगी इसकी कुछ कंडीशंस होगी। अच्छा, क्या एक्सेप्टेंस की भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए? क्या एक्सेप्टेंस की भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए? अगर मैं आपको ऑफर देता हूं कि मैं अपनी गाड़ी ये वाली कल्टस 2022 का मॉडल 50,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या एक्सेप्टेंस भी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि हाँ जी मैं आपकी गाड़ी ये वाली कल्टस 2022 50,000 की खरीद रहा हूं? अगर मैंने 50,000 की जगह 45,000 बोल दी है तो क्या एक्सेप्टेंस हो गई? एक्सेप्टेंस नहीं हुई बच्चों। इसका मतलब है दोनों के दरमियान कोई प्रॉमिस है ही नहीं। मैं 50,000 कह रहा हूँ, आप 45,000 का, इसका मतलब है दोनों के दरमियान कोई कंकरेंस है ही नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है ऑफर से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं, और अगर ये दोनों मिल जाए तो प्रॉमिस हो जाता है। जब प्रॉमिस हो जाता है तो फिर एक और एलिमेंट आता है विच इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये है कोई ना कोई लेन देन होनी चाहिए, कोई ना कोई लेन देन होनी चाहिए। अब आप सुनिएगा, क्या हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है कोर्ट में। अब आप इमेजिन करें अगर ये कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमारे पास तो, अच्छा ना मैं कंसिडरेशन पढ़ा रहा हूँ ना मैं ऑफर, मैं एक सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ आपसे। सही है? अगर ये कंसिडरेशन का एलिमेंट नहीं होता तो केसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। भाई मैंने आपको कहा, मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि यार ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा था, आपने मुझे कहा कि यार सर आप कोर्स के एंड में एक वर्कशॉप ले लेंगे? मैंने कहा हाँ जी वर्कशॉप ले लूँगा। सही है? आपने मुझे ऑफ़र दी, मैंने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस हो गया, लेकिन जो ये वर्कशॉप मैं ले रहा हूँ आपकी ख्वाहिश ये कि आप फ्री में लें, और बाद में मेरे पास टाइम का थोड़ा सा मसला हो गया, मेरी तबीयत का मसला हो गया और वो फ्री में वर्कशॉप में नहीं ले सका। क्या आप मुझे कोर्ट में घसीट के लेके जा सकते हैं मेरे बच्चों? तो कोर्ट कहता है भाई इसमें तो कोर्ट कहता है भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अच्छा सुनिएगा ये इंग्लिश लॉ है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका इंग्लिश लॉ है। सही है? जब ये इंग्लिश लॉ आया तो यूरोप पे सबसे पहले रेवोल्यूशन आई। सही है? जब रेवोल्यूशन आई यूरोप में, तो जब यूरोप में रेवोल्यूशन आई और यूरोप में इंडस्ट्रियल हुई, यूरोप में बिजनेस बहुत होता था, मर्चेंट्स बहुत होते थे, शिप्स बहुत होती थी, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती थी, तो उस ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, उस बिज़नेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे वादे करता हूँ और आप जो मुझसे वादे करते हैं, या आप जो है वो अपनी बेगम से वादे करते हैं कि जी शादी के बाद जो है मैं तुम्हें चांद पे लेके जाऊँगा, क्या कल को आपकी बेगम आपके ऊपर केस कर सकती है कि जी ये मुझे चांद पे लेके नहीं गया, या इसने मुझे कहा था कि जी मैं पूरी दुनिया घुमाऊँगा और ये मुझे पूरी दुनिया नहीं घुमा रहा? क्या वो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई केस कर सकती है? कोर्ट कहता है भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो तुम लोग ऐसी कैजुअल वे में कह देते हो, सही है, ये जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉल करता ही। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो इसका मतलब है ये एग्रीमेंट ही नहीं है, तो कुछ एग्री हुआ ही नहीं है आपके बीच। जब कोई चीज़ एग्री हुई नहीं है तो मेरे पास क्यों आ रहे हो ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे चांद पे लेके जाना चाहिए या लेके नहीं जाना चाहिए, या मुझे स्विट्जरलैंड या पूरी दुनिया घुमाने जाने चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या तक बात समझ आती है? तो कंसिडरेशन जो है ये एक बिजनेस रैशनल है, ये एक मकसद है, एक दायरा है जिस दायरे के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो काम करता है। इस दायरे के तहत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो काम करता है। सही है? ये बिजनेस मैटर्स को देखता है, ये पर्सनल मैटर्स को, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और आप बात करते हैं कि कल आपकी बेगम ने कहा कि यार कल तू आ जाएगा तो मैं तुझे बकरे की कढ़ाई खिलाऊंगी, और अगर जो है आपकी अम्मी बकरे की कढ़ाई नहीं बनाती हैं तो आप जो है कोर्ट में केस नहीं कर सकते मेरे बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, जब एग्रीमेंट भी हो गया तो उसके बाद एक और चीज़ ये है कि क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? तो इसका मतलब है, सुनिएगा मेरी बात को, प्रॉमिस जब हो गया तो इसका मतलब है कंसिडरेशन की भी कुछ कंडीशंस होती होंगी। फिर जब वो एग्रीमेंट बन गया तो एग्रीमेंट के बाद वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो इसका मतलब है एग्रीमेंट की भी कुछ कंडीशंस होंगी और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ की भी कुछ कंडीशंस होंगी।
ऐसा ही है। अगर इन सब जगह पे मेरे बच्चों टिक लग जाता है, इन सब जगह पे टीका लग जाता है, अब आप सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में जाके केस दर्ज कर सकते हैं मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है और अगर मैंने आपसे वादा कर लिया है और उस वादे के ऊपर हम एग्रीड हैं और हमारी कोई लेन देन हो रही है और वो लॉ के हिसाब से मसला नहीं है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि लॉ के हिसाब से मना नहीं है, ठीक है, लॉ आपको अलाउ करता है वो चीज़ करने का। तो इसका मतलब है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है मुझे जो मैंने वादे किए थे, जो एग्रीमेंट किए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, क्या मुझे उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। जब मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा तो किसी टाइम और प्लेस के हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा जो एग्रीड हुआ था मेरे बच्चों। और अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो उस लॉस को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा बच्चों। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 की समरी। ऑफर, एक्सेप्टेंस और उनकी रेवोकेशन, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट and void agreement, one of the condition, contingent contract, performance of the contract, consequences of breach of contract। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अब एक और बात सुनो बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात और सुनो प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ ओवरव्यू है मेरे बच्चों, ताकि आपको पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं, तो ये चैप्टर में कंफ्यूजन ना करिएगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में हम चीज़ों को इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे। अच्छा, सेकंड चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मेरे बच्चों, दैट इज पार्टनरशिप। दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलके लेट से फिलहाल आसानी के लिए कोई बिजनेस करते हैं, तो क्या इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? अच्छा, जबरदस्त। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? ये पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, तो ये बिजनेस थर्ड पार्टी के साथ करते होंगे, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, क्या उनके दरमियान भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता होगा? बच्चों थोड़ा सा मुझे एक चीज बताओ, ये जो है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है? कॉमन सेंस वाली, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। मारूक जबरदस्त। क्या ये इसका मतलब है अगर एक पार्टनरशिप फर्म सप्लाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि मैं आपका माल 50,000 रुपए में 10 क्वांटिटी इस टाइम पे इस प्लेस पे लूंगी, तो इसका मतलब है एक लिंकिंग समझ आ रही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये स्पेसिफिकली कवर्ड हो गया है कहाँ पे? पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका मतलब है पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप में पार्टनर्स के आपस में एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुकात हैं, और इस पार्टनरशिप फर्म के थर्ड पार्टी के साथ क्या ताल्लुकात है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। ये जो 3 चैप्टर मेरे पास है मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज। क्या तक क्लियर हो बच्चों? अच्छा, जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब मेरी बात एक गौर से सुनना, इस डायग्राम को गौर से देखो। अच्छा, तो क्या मेरे बच्चों को ये वर्ड समझ आता है? अच्छा, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के एक वर्ड से बी लॉ समझ में आता है कि बिजनेस लॉ आपसे क्या बातें करता होगा? ऑफर की बात करता होगा, एक्सेप्टेंस की बात करता होगा, कंसिडरेशन की बात करता होगा, एग्रीमेंट की बात करता होगा, इन्फोर्सिबिलिटी की बात करता होगा, कॉन्ट्रैक्ट की बात करता होगा, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेसिफिक सिनेरियो पार्टनरशिप उसकी बात करता होगा। क्या बात समझ आती है थोड़ी सी? अब मुझे एक बात बताओ, अब एक बात सुनना मेरी बच्चों, बड़ी ज़बरदस्त। देखो, ये आपको कोई नहीं करवा सकेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सही अपने एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करिएगा। ये कुछ शख्स हैं और ये बैठ के एक कंपनी बनाते हैं। भाई, क्या कंपनी इस दुनिया में खुद ही वजूद में आ जाती है? अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है। कंपनी की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड एज पर कंपनी लॉ। मैंने लॉ आपको कैसे पढ़ाया? मैंने लॉ पूरा का पूरा आपको इस डेफिनेशन से पढ़ाया है। कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, सही है, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। किसी ने सी लॉ के लेक्चर देखे स्टार्टिंग के? जब आप सी लॉ में मूव करेंगे इंशाल्लाह, तो पूरा का पूरा लॉ जो है, जो उसके स्टार्टिंग के 35, 40, 50% की वेटेज है, वो पूरा का पूरा लॉ मैंने सिर्फ इस एक डेफिनेशन से पढ़ाया है, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। सही है। जब कंपनी फॉर्म करनी होती है तो कुछ सवालात सामने आती है, किन लोगों को और कौन सी। क्या ये बात समझ आती है भाई? क्या ये बात समझ आती है कि अगर कंपनी फॉर्म करनी है आपने, तो किन लोगों ने फॉर्म करनी है और कौन सी कंपनी फॉर्म करनी है, प्राइवेट करनी है, पब्लिक करनी है। अच्छा, और जब आपने डिसाइड, अगर लॉ आपके ऊपर
आयद हो चुका है कि भाई अगर आपका रेवेन्यू इतना है, अगर आपके नंबर ऑफ़ पीपल्स इतने हैं, अगर आपका बिजनेस ये है, तो आपको तो कंपनी बनानी ही बनानी है। अगर आप कंपनी बनाते हैं तो आप कंपनी बनानी, तो फिर अगला सवाल ये होता है भाई कौन सी कंपनी बनाओ। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी कंपनी बनानी है, तो इसका मतलब है उस कंपनी को जाके आपने क्या करना पड़ेगा भाई, उस कंपनी को जाके आपने क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को जाके हमने रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। सही है, उस कंपनी को जाके हमने रजिस्टर करना पड़ेगा एज़ पर कंपनी लॉ, एज़ पर कंपनी लॉ। तो ये कुछ लोग हैं जो कि बिज़नेस करते थे, और जब बिज़नेस करते थे तो लॉ इनके ऊपर आयद हुआ। इन्होंने बैठ के सोचा हमारे ऊपर लॉ आ चुका है, हमने कंपनी बनानी है और हमने कंपनी ये वाली बनानी है, और ये बनाने के लिए ये चले गए रजिस्ट्रार के पास। जब कोई चीज़ रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्टर्ड क्या होगी, रजिस्टर्ड क्या होगी मेरे बच्चों, मुझे बताएं रजिस्टर्ड क्या होगी। दो डॉक्यूमेंट हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, दो डॉक्यूमेंट हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी ये नाम सुना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या ये नाम कभी सुना है आपने? थोड़ा बहुत कभी सीए के स्टूडेंट से सुना होगा। सही है, अच्छा मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जब ये लोग ये कंपनी बना लेते हैं तो अब ये लोग और ये कंपनी दोनों आपस में क्या है, सेपरेट एंटिटी हैं। ऐसा ही है, इन लोगों की हरकत की वजह से कंपनी पे कोई असर नहीं होगा और कंपनी की कोई हरकत की वजह से इन लोगों पे असर नहीं होगा। आइडियली क्या ये बात सही है भाई? अगर इस कंपनी ने एक सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कंपनी अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं कर सकी, तो क्या ये सप्लायर इन लोगों के पास जाके पेमेंट मांग सकता है? सिंपल सी चीज़ है ना, हम लॉ के थोड़ा बहुत हमें आइडिया होगा ना, आईटीपी वगैरह में। अच्छा, तो इसका मतलब है जब मैं कंपनी को रजिस्टर करवाने जाता हूँ तो जो SECP है या जो रजिस्ट्रार है वो मुझसे मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स कहता है, ये दो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। अगर ये दो डॉक्यूमेंट सही हुए तो मैं उनको रजिस्टर्ड कर लूँगा। जब मैं रजिस्टर कर लूँगा तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, विच इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन company and outsiders. Memorandum of association is a contract between company and outsiders, and article of association is a contract between company and shareholders. भाई समझ आ रहा है? जहाँ से क्लास स्टार्ट करिए वहीं से एंड कर रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो कहता है जी अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो ये जो कंपनी है ये सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ इंगेज्ड होगी। सही है, और जब ये इंगेज्ड होगी तो इसका मतलब है ऐसा कौन सा कानून है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बेसिस पे ये सप्लायर सिस्टम जो है ये कंपनी से पैसा मांगेगी। तो कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हो गया वो हमारा हो गया कंपनी एंड आउटसाइडर्स के लिए। और चूंकि ये जो बंदे हैं और ये जो कंपनी है और इस कंपनी को चलाने वाला कौन होगा, क्या ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स चलाएंगे कंपनी को? तो डायरेक्टर्स इस कंपनी को कैसे चलाएंगे, ये शेयर होल्डर का इस कंपनी के ऊपर क्या राइट होगा, हर शेयर्स के अगेंस्ट कितने वोट होंगे। बच्चों ये सारे इंटरनल मैटर्स हैं ना, ये सारे इंटरनल मैटर्स हैं, ये मेरे पास कहलाएगा ये एक। इसका मतलब है कंपनी बनाते हुए डिसाइड हो गया कि 1 शेयर इज़ इक्वल टू 1 वोट। ये मैंने डिसाइड कर लिया आज, इसका बाहर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरा इंटरनल मैटर है। तो मैंने डिसाइड कर लिया 1 शेयर इज़ इक्वल टू 1 वोट, ये मेरा इंटरनल मैटर है। सही है, अच्छा बाहर वालों के लिए क्या ज़रूरी है, कंपनी का नाम क्या है, सुनना, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का बिजनेस क्या है। समझ आ रहा है, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस। क्यों? कल को कंपनी सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सप्लायर माल जो है वो शेयर होल्डर को पहुंचाएगा या कंपनी को पहुंचाएगा। मेरा बच्चा ज़बरदस्त। ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है सप्लायर के साथ और सप्लायर किसी भी एक पार्टनर को माल डिलीवर कर दे, ये तस्वुर किया जाएगा कि पूरी फर्म को माल डिलीवर हो चुका है। एग्रीड? कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में आप शेयर होल्डर को माल दे के ये नहीं कह सकते कि जी आपने जो है, बिकॉज शेयर होल्डर ने कंपनी, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों तो अर्ज़ मैं आपसे ये कर रहा हूँ, हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी कॉन्ट्रैक्ट से। इस कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए ये सारी चीज़ें, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन प्लस एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट,
इस कॉन्ट्रैक्ट का एक और स्पेसिफिक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। इसी कॉन्ट्रैक्ट का कंपनी लॉ जो पूरा का पूरा चलता है वो दो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे चलता है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ और एक आपका इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट। हर शेयर पे कितने वोटिंग राइट्स होंगे, किसके पास क्या शेयर्स होंगे, क्या वोटिंग पावर्स होंगे, जो आपके जितने भी इंटरनल मैटर्स हैं वो सारे के सारे डिसाइड हो रहे होंगे कहाँ पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये भी अगेन एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, बड़ी आसान और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी दिलचस्प बात आपसे कहता हूँ मैं। अगर कल को शेयर होल्डर का आपस में फड्डा हो जाता है और शेयर होल्डर पहुँचता है हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट मेरे प्यारे बच्चों कौन सा डॉक्यूमेंट सामने रखेगी डिसाइड करने के लिए कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है और क्या मैटर डिसाइड हुआ था और जब कंपनी बनी थी तो क्या मेरा बच्चा ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या एक स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो दो चीज़ें होंगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये अच्छा खासा कवर्ड है इसके अंदर। नेम, तो नेम की कंडीशंस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस तो रजिस्टर्ड ऑफिस की कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कंपनी का बिजनेस क्या है उसकी कंडीशन क्या है। उसके बाद जब दो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं तो क्या वो आपस में मिलेंगी, क्या शेयर होल्डर और कंपनी कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आपस में एक जगह पे इकट्ठे होकर मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, राइट्स की बात हो रही है मेरे बच्चों, ज़बरदस्त बात कहने जा रहा हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो इंटरनल मैटर होता है। इंटरनल मैटर होने का मतलब ये है, इंटरनल मैटर का मतलब ये है कि कल को अगर आपने फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी को सेल करना है, कल को आपने बिजनेस को सेल करना है, तो डायरेक्टर ये नहीं कर सकते शेयर होल्डर की अप्रूवल के बगैर। कल को डायरेक्टर बिजनेस बेच के चले जाए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक एग्रीमेंट हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि जी कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करी, जब इनकॉर्पोरेट करी, चूँकि शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है, डायरेक्टर अलग है, और ये तीनों चीज़ें जो हैं एजेंसी का नाम सुना है, प्रिंसिपल और एजेंसी। क्या शेयर होल्डर यहाँ पे प्रिंसिपल है और क्या डायरेक्टर यहाँ पे एजेंट है? और डायरेक्टर जो काम करेगा, क्या कल को शेयर होल्डर ये कह सकता है कि भाई मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को नुकसान हुआ है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता बिकॉज मुझसे अप्रूवल नहीं ली थी? क्या कल को शेयर होल्डर ये कह सकता है, हालांकि शेयर होल्डर ने ही बैठ के डायरेक्टर को एग्रीमेंट के तहत ये राइट दिया है कि आप मेरी कंपनी चलाएंगे? डायरेक्टर ने एक ऑयल की शिप मंगवाई, ऑयल की शिप फंस गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे, उसका बिजनेस है, उसके बिजनेस के लिए उसको ऑयल चाहिए, ऑयल का उसने एक एग्रीमेंट किया, सप्लाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में फंस गया, सही है, फंस गया, शिप जल गया। जब शिप जल गया, इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिला, जब इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिला तो अब शेयर होल्डर डायरेक्टर को ये कह रहा है, कंपनी को ये कह रहा है, सप्लायर को ये कह रहा है कि जी हम आपको पैसे नहीं देंगे बिकॉज ये एग्रीमेंट तो डायरेक्टर्स ने किया था, हमने तो किया ही नहीं था, कंपनी तो हमारी है। क्या ये जो एक सिंपल सा टॉपिक है अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट, क्या इसकी झलक आपको डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर में दिख रही है कि डायरेक्टर जो लॉ के हिसाब से, जो एग्रीमेंट के हिसाब से डिसीजन लेंगे वो शेयर होल्डर्स के ऊपर लायबल होगा, शेयर होल्डर उसके ऊपर बाउंड होगा? क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो डायरेक्टर की भी एक औकात होनी चाहिए ना कि डायरेक्टर ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता। डायरेक्टर कौन इलेक्ट कर सकता है, कौन इलेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टर कैसे इलेक्ट होंगे, क्या उनके राइट्स होंगे, क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी, क्या उनकी लाइबिलिटीज़ होगी। तो डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ सेक्शंस, क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो अगर आपको बैठ के ये टेंशन हो रही है कि अगले 3 महीने आपने क्या पढ़ना है, टेक्निकली स्पीकिंग अगले 3 महीने आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना। चलो एक और बात कहता हूँ, इल्म हासिल कर रहे हो तो अच्छा इल्म हासिल करो। ये जो कंपनी इस सप्लायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करती है ये कहाँ फॉल करता है? तो कंपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेतहाशा कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1872 के हिसाब से। आयशा मैं पहले दिन आपको सिर्फ ये इल्म दे रहा हूँ ताकि आपको ये ICAP ने कभी ये सवाल नहीं पूछे, लेकिन मैं आपके सामने अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर कल को एक सवाल आता है और लॉ में सवाल आए में कि एक कंपनी है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, बताएं इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप बी लॉ की किताब रेफ़र करेंगी कि सी लॉ की किताब रेफ़र करेंगी? अच्छा चलें, मैं आपके सामने चलें एक ऐसी चीज़ रखता हूँ जो कि आज तक कभी नहीं आई है। सुने। सवाल आता है, शेयर होल्डर्स ने कंपनी बनाई, कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लायर के साथ टू डिलीवर 50,000 क्वांटिटी एट ₹50। ठीक हो गया? अच्छा, सप्लायर ने कंपनी को माल डिलीवर कर दिया। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा आपके सामने और ज़बरदस्त ऐड करता हूँ। सप्लायर ने इस कंपनी को रात के 12 बजे इसके वेयर हाउस के सामने खड़ा हो गया, रिंग करा, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, और सप्लायर ने कल को जाके कोर्ट में
केस फाइल कर दिया कि मैंने तो माल डिलीवर कर दी, मैंने तो अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी थी, इसने रात के 12 बजे जो है वो वेयर हाउस खोला ही नहीं, और चूंकि इसने वेयर हाउस नहीं खोला तो चूंकि अब ये मुझे रिम्बर्समेंट है। अगर पेपर में ये सवाल आता है तो इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे? मेरा बच्चा ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। सप्लायर ने शेयर होल्डर के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि कंपनी मुझे पेमेंट नहीं कर रही। कल को सप्लायर ने शेयर होल्डर के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि कंपनी मुझे पेमेंट नहीं कर रही और कंपनी चूँकि आपने बनाई है तो आप पेमेंट करें। कश्यप ज़बरदस्त 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 मेरे बच्चों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या यहाँ तक ये पूछा नहीं है कभी, लेकिन मैं आपको सिर्फ आधे पौने घंटे में सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक शऊर दे रहा हूँ, एक तालीम दे रहा हूँ, एक इल्म दे रहा हूँ कि किसी तरीके से ये 2 सब्जेक्ट पूरा का पूरा इवॉल्व होता है एक ही वर्ड के अराउंड, विच इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको लग रहा होगा 25 चैप्टर है, लेकिन 25 चैप्टर नहीं है मेरे बच्चों। एक स्टोरी है, एक सवालात हैं, एक कॉन्सेप्ट है। ऑफ़र पढ़ेंगे तो ऑफ़र की कंडीशंस पढ़ेंगे तो फ़ौरन से आएगा एक्सेप्टेंस की भी कंडीशन होनी चाहिए, तो अगला टॉपिक एक्सेप्टेंस की कंडीशन होगी। जब एक्सेप्टेंस की कंडीशन पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद फ़ौरन से आप कहेंगे कि जी एग्रीमेंट की भी कंडीशन होनी चाहिए। जब आप एग्रीमेंट पढ़ लेंगे तो फिर आप कहेंगे कि भाई एग्रीमेंट के बाद जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की भी कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, जब सारी लवाजमात पूरे हो गए तो अब परफॉर्मेंस की बारी है। जब परफॉर्मेंस आप पढ़ेंगे तो फिर अगला सवाल आप ये करेंगे अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आप हाजिर हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हमारे पास ये सब्जेक्ट क्या है और आगे जाके आपने किस तरीके से अब इसको पढ़ना है और किस तरीके से वीकली हमने करना है। तो जैसे इंशाल्लाह ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन 3rd वीक का टारगेट है, इंशाल्लाह साथ बैठ जाएंगे। आसान है, आसान, बहुत आसान है। जब एक स्टोरी लेके चलोगे ना, पता होगा कि इसके अंदर है क्या। सही है, दरिया कितना गहरा है जब पता होगा ना तो बड़े आराम से स्विम कर सकोगे। क्लियर है बच्चों? और कोई सवाल? चलो बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। अगले सैटरडे संडे वापस मुलाकात होगी। टाइम टेबल को प्लान करना है, मैं आपके सामने वापस से रिपीट कर दूं, जो लेक्चर्स हैं और जो आपका सेल्फ स्टडी है उन दोनों की ज़िम्मेदारी मेरी है। आपने सिर्फ इसको फॉलो करना है। वीकेंड पे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे वापस से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।